नमस्कार, वेलकम टू P2H। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीटी एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट पीसीएस के लिए तो ये टॉपिक पीटी और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक आज स्टार्ट होगा, वो है फॉर्मेशन या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जिसे कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड है क्या, यूनिवर्स। तो हम जितने भी सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, नेबुला, पृथ्वी, चांद, जो भी चीज़ें दिखते हैं वो सारे चीज़ हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आते हैं। और ब्रह्मांड है किसके अंदर, तो वो है अंतरिक्ष। तो यानी कि सबसे विशालकाय चीज़ जो है वो है क्या, अंतरिक्ष। इसमें आ गया आपको ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ही आते हैं आकाशगंगाएं। आकाशगंगा से ही आपको दिखेगा नेबुला। नेबुला होते क्या है, गैस हुआ, धूलकण, बादली, इसी का समूह को बोलते हैं नेबुला। नेबुला के अंदर ही आपको आज दिखेगा तारे, फिर नक्षत्र, सूर्य, चांद, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह। तो ये सारी चीज़ों का जो सम्मिलित रूप है वो हमारा कहलाएगा क्या, अंतरिक्ष। यानी कि सबसे विशालकाय चीज़ क्या हुई, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के अंदर में क्या, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में ही हमें देखने को क्या मिलेगा, आकाशगंगाएं। और आकाशगंगा के अंदर नेबुला। नेबुला हुआ क्या, गैसों, धूलकण, बादल, इन सारे चीज़ों का समूह। ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस में पूछा गया है और बीपीएससी में भी। तो ये याद रखिएगा कि नेबुला होते क्या है। अब नेबुला में ही तारे हुए, तारों का संगठन, नक्षत्र, सूर्य, ग्रह, चांद। तो हमने अभी तक देखा कि अंतरिक्ष के अंदर में ही सारी चीज़ें हैं। तो अब देखते हैं कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे। अगर अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे, ये चीज़ें हमें समझनी है। अब देखिए, हमने अभी तक देख लिया कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति हुई कैसे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि अंतरिक्ष आखिर उत्पत्ति हुई कैसे। तो यहाँ से हम कलर इसका चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये रहा हमारे अंतरिक्ष। वैज्ञानिक दरअसल क्या सोच रहे हैं, वैज्ञानिकों में ये दो समूह बने। एक समूह मान के चलते हैं कि जो उत्पत्ति हुई है वो किसी विस्फोट का हिस्सा है, जो विस्फोट होने की वजह से हुआ है। दूसरे समूह मानते नहीं, ये विस्फोट का हिस्सा नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही थी। दो समूह हुआ, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले। फर्स्ट क्या कहते हैं कि नहीं, विस्फोट नहीं हुआ है, विस्फोट नहीं हुआ है, पहले से ही ब्रह्मांड था और चला आ रहा है, पहले मौजूद था। इसको क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट थ्योरी। सेकेंड वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, विस्फोट हुआ, जिसे बैंग बोलते हैं। इसी का नाम दे दिया गया बिग बैंग। बिग बैंग। तो हमें जो पढ़ना है वो है बिग बैंग, बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये हो गया जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति को दर्शाता है। और आज के समय में सबसे प्रचलित यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को कहते हैं बिग बैंग। अब हमें समझना है बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या। हमने समझा कि अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के अंदर में ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में ही सारे कुछ सम्मिलित हैं। तो फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई क्या, इसके लिए दो व्याख्या है। पहली व्याख्या होती है, कहते हैं नहीं,
स्टेडी स्टेट थ्योरी और दूसरी है बिग बैंग। तो हमें बिग बैंग पढ़ना है, स्टेडी स्टेट पे ध्यान नहीं देना। तो अब चलते हैं बिग बैंग पढ़ने। देखिए बिग बैंग क्या है। तो पहले समूह वालों ने तो स्टेडी स्टेट के सिद्धांत दी, दूसरे समूह के वैज्ञानिक उनका जो है सो थिंकिंग ये रहा। वो कहते हैं कि देखो अंतरिक्ष क्या है, वो लगातार जो है सो विस्तार कर रही है। ये हमारा अंतरिक्ष है, विस्तार कर रही है। इस अंतरिक्ष के विस्तार का कारण क्या है? दरअसल ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। अब वो कह रहे हैं ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो ब्रह्मांड का विस्तार हुआ क्यों? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि देखो इस पूरे अंतरिक्ष में जो भी चीज़ें हैं उसका एक केंद्र है। तो इसका मतलब अंतरिक्ष का भी केंद्र है। उन्होंने इस किस आधार पे कहा? उन्होंने कहा कि जो एटम है, परमाणु, उसका केंद्र है, हमारे शरीर का भी केंद्र है, हमारी बॉडी का भी तो केंद्र है। वो कहाँ है? नाभि के पास, उसके नीचे होता है, ठीक नीचे। फिर उन्होंने कहा कि पृथ्वी है, अर्थ, ये सन को केंद्र मान के चक्कर लगाती है, तो सन का भी केंद्र है। सन जो है सो आकाशगंगा को केंद्र मान के चक्कर लगाती है, तो आकाशगंगा का भी केंद्र है। फिर उन्होंने कहा कि देखो आकाशगंगा किस चीज़ का? ब्रह्मांड का, यूनिवर्स को केंद्र मान कर चक्कर लगाती है, तो यूनिवर्स का भी एक केंद्र है। तो यूनिवर्स किस चीज़ का केंद्र मान के चक्कर लगाती है? तो इसी को उन्होंने नाम दिया सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी क्या है? दरअसल सिंगुलैरिटी जो है यही है अंतरिक्ष का केंद्र का केंद्र। अब देखिए सिंगुलैरिटी हो गया किस अंतरिक्ष का केंद्र। तो अब हमें यहाँ से समझना होगा कि अंतरिक्ष के केंद्र को सिंगुलैरिटी नाम दिया वैज्ञानिकों ने। तो सिंगुलैरिटी है क्या? अंतरिक्ष का केंद्र। और यहाँ पे क्या है? गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये जो पदार्थ घूम रहे हैं, ये बिखरे बिखरे पदार्थ जो है सो घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में सारे पदार्थ हैं, ये घूम रहे हैं, ये इस केंद्र की तरफ आकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है। अब देखिए ये पदार्थ आखिर है कौन से पदार्थ? प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों कोलाइड किए तो हाइड्रोजन बना, और दो हाइड्रोजन मिलके ही दोनों ने बनाया क्या? हीलियम। तो दरअसल ये जो पदार्थ है वो क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का मिश्रण है। यही वैज्ञानिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंतरिक्ष के केंद्र जो है सो सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी पे क्या है? ग्रेविटेशन ज़्यादा है। ग्रेविटेशन की वजह से जो है सो सारे हाइड्रोजन और हीलियम के जो है सो कण यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, वो आके यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो इकट्ठा जब हो रहे हैं तो इसका कि देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका आकार बड़ा हो रहा है और इसके साथ इसका मास भी बड़ा होते जा रहा है। तो जब मास बड़ी हो रही है तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ देखिए दूसरे कलर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से ग्रेविटेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, इसका आकार बढ़ता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जब बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण भी काफ़ी ज़्यादा, मास भी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन घनत्व, डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उसके बाद जो है सो वो बढ़ ही नहीं पाएगी। देखिए इसे हम ऐसे देखते हैं, एक कोई गेंद है, यहाँ से मास बढ़ रहा है, मास चारों तरफ से अगर आप इस पर मास लगा रहे हैं तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब इसमें विस्फोट हो जाएगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा तो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो यही चीज़ सिंगुलैरिटी के साथ हो रही है। जब चारों तरफ से मास बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो ये विस्फोट करेगा, और जब विस्फोट करेगा तो यहाँ से पदार्थ चारों तरफ भाग निकलेगी, और जब ये पदार्थ निकली तो इसी को वैज्ञानिकों ने कहा कि यही हमारा क्या है, यहाँ से ये देखिए, इसी को वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड नाम दिया।
तो हमारा एक ब्रह्मांड नहीं है। अगर आप ये ब्रह्मांड अरबों खरब ब्रह्मांड है, तो ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में जो है सो 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, और 100 अरब आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं, और वो तारे कितने न बनते, अरबों खरबों ब्रह्मांड ही बन रहे हैं। तो आकाशगंगा तारों का तो कोई, इसलिए सोच के कितना जो सरप्राइज वाली चीज़ें है कि कितनी अंतरिक्ष हमारा कितना विशाल का है, और उस एक छोटे से ग्रह पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी पे। तो देखिए हमने अभी तक देखा कि सिंगुलरिटी पे जो है सो सारे पदार्थ इकट्ठा हुए, हाइड्रोजन हीलियम की जब अग्नि वलय बना, पिंड बना, और ये विस्फोट किया, तो यहाँ से हमारा ब्रह्मांड बना। तो इसी को सिद्धांत को नाम दिया गया बिग बैंग का सिद्धांत। यही हमारा बिग बैंग का सिद्धांत है। अब आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ से देखिए बिग बैंग सिद्धांत से हमने क्या सीखा। हमने देखा कि बिग बैंग सिद्धांत से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति देख चुके हैं। अब देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिला था तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों मिलके हीलियम। यही हीलियम क्या है, अग्नि वलय, पिंड। इस पिंड पे गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बढ़ा, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण अधिक है, तो पदार्थों का जो है सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन। अब देखिए विस्फोट हुआ, इसी को हमने कहा बिग बैंग। तो इससे किस चीज़ की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमने अभी तक समझा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अब हम देखिए अगला चीज़ है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हमें समझना है कि ब्रह्मांड के साथ साथ जो है सो तारे ग्रह जो बने वो किस तरीके से बने। तो कुछ ज़्यादा इसमें समझने की चीज़ें नहीं है, बस जिस तरीके से ब्रह्मांड को आप समझे वही समझना है आपको। देखिए ये हमारा अंतरिक्ष है, इससे पहले हमने देखा। देखिए अंतरिक्ष चल रहा है, ये फैल रहा है फैल रहा है। क्यों फैल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार, ब्रह्मांड नए नए ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है, और ब्रह्मांड जब बढ़ रहे हैं तो अंतरिक्ष भी फैला जा रहा है। अब देखिए इसी अंतरिक्ष के केंद्र में हमने सिंगुलैरिटी वाली चीज़ें पढ़ी। तो ये जो पदार्थ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों टकरा के जो है हाइड्रोजन बने। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ये पदार्थ ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई इधर से आ रहा है। तो यहाँ पे दो पदार्थ आपस में टकराए हैं, तो ये तो नाभिक बना। अब इस नाभिक पे क्या हो रहा है, चारों तरफ से पदार्थ आकर्षित होंगे। जैसे एक पदार्थ इधर से आ रही है, दूसरी पदार्थ इधर से आ रही है, यहाँ पे टकराएगा तो नाभिक तो बनना है स्वाभाविक। अब इस नाभिक में ग्रेविटेशन ज़्यादा होगा तो ये और पदार्थों को खींचेगी, जब ये खींच के लाएगी तो ये यहाँ पे क्या होगा, और विशालकाय नाभिक केंद्र बनेंगे। और यही नाभिक केंद्र एक टाइम के बाद इसमें भी विस्फोट होगा, और वही क्या कहलाएंगे, देखिए वही कहलाएगा हमारा तारा। यहाँ पे आते हैं इस शेप में, देखिए ये अंतरिक्ष और इसके केंद्र में बन जाएगा तारा। तो ये वाली चीज़ें मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ इसी शेप में ऐसे बनेगा। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये तस्तरी की तरह घूम रहा है ऐसे करके, और इसके बीच में बन रही है तारे। तो ये चक्कर ही तो काट रहे हैं अल्टीमेटली, ऐसे ही तो चक्कर है, ऐसे ही चक्कर चला रखे हैं। तो हमने अभी तक समझा तारा क्या था, तारे बने कैसे, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। दो चीज़ें हम समझ चुके हैं। अब इसके साथ हम जो है सो आपको पीटी के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और मेंस के क्वेश्चन भी होगा, तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए देखते हैं कि हम एक बार इसको रिकैप करते हैं तारों को। यही है स्टार फॉर्मेशन, स्टार फॉर्मेशन। तो इसमें हमने देखा कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन फिर हीलियम। तो यही हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों चीज़ तारों के निर्माण का जो है सो मुख्य है। तो आपको याद रखना है कि तारों के निर्माण में जो है सो हाइड्रोजन हीलियम, इस दोनों की जो है सो मुख्य भूमिका यही होती है। अब आते हैं हम यहाँ से आगे की तरफ, देखिए देखते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। अभी तक हमने, हाँ एक चीज़ और आपको देखिए, सबसे पहले जो हमारे ब्रह्मांड के बारे में जो बताया था वो हम देखते हैं। सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है, राउंड शेप का है, ये कहा था किसने? एरिस्टोटल। फिर आते हैं कोपर्निकस के, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र और सूर्य, इस तीनों का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। ये कहते हैं वराहमिहिर, उन्होंने भी बताया हुआ था। फिर हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में ही दिख जाएगा आपको, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उन्हीं के साथ आपको इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द ग्रेट ब्लास्ट थ्योरी, इसी अभी हमने पढ़ा बिग बैंग थ्योरी। एक सेकंड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट ब्लास्ट थ्योरी इज रिलेटेड टू। देखिए अभी हमने सीखा कि बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताता है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। हाँ एक चीज़ मुझे बताना था जो मैं मिस कर गया, वो देखिए ये इस थ्योरी को देने वाले थे कौन? तो हमने देखा था एक तो स्टेडी स्टेट थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत, इसे दिया था किसने? जॉर्ज लेमेत्रियर। तो आपको इनका नाम याद रखना है, जॉर्ज लेमेत्रियर ने दिया था बिग बैंग सिद्धांत। तो महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये तो अल्फ्रेड वेगनर का था। जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो तब हम करेंगे। यहाँ पे देखिए ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये हमारा सही आंसर है क्योंकि अभी हमने देखा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हो गया। अब हमें ये देखना ही नहीं है कि हिमालय, थर्ड और फोर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन। हाँ एक चीज़ और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ऑल द क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इट हैज़ बीन आस्क्ड इन वेरियस PCS एग्जामिनेशन लाइक यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और छत्तीसगढ़ पब्लिक MPPCS, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और सम ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो रिलेटेड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन UPSC। तो आपको ये सब चीज़ें भी, इन चीज़ों पे ध्यान रखना। आपको ये ना लगे कि ये क्वेश्चन जो है सो आया हुआ नहीं है एग्जाम में, तो ये कुछ ऐसी कोई बात नहीं, एग्जाम में जो है सो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए द बिग बैंग थ्योरी, ये चीज़ हमारे माइंड में चल रही है। द बिग बैंग अभी हमने पढ़ा। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बिग बैंग का सिद्धांत किस चीज़ की व्याख्या करता है? तो मैमल जो है सो ऑर्गेनिज्म नहीं, ये तो गलत है। ग्लेशियर एरा नहीं, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्लैक होल। यहाँ से हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि है ब्लैक होल, और वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी ब्रह्मांड में जो कि मुझे बताना है। जो जिस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हमने देखी, जो तारे की उत्पत्ति देखी, तो उसी तारे का जब विस्फोट होगा, जो तारे मरेंगे, तारे का मतलब क्या? जो सूर्य भी हमारा एक तारा है, अरबों खरबों तारे हैं, उसमें से सूर्य भी एक तारा है। तो अगर एक विशाल का तारे का विस्फोट होता है, तो विस्फोट में क्या होता है कि मान लीजिए ये तारा है, तारा क्या है? एक पिंड है। जब ये पिंड विस्फोट हुआ तो इसकी बाहरी चीज़ें तो निकल जाएगी, लेकिन केंद्र में जो है सो और ज़्यादा संकुचन बढ़ ही जाएगा। तो जो ये संकुचन वाले क्षेत्र रह जाएंगे, मान लीजिए ये क्षेत्र ऐसे करके रह गया, तो ये क्षेत्र इतना डेंस हो जाता है, इतना घना, ये अंधकार युक्त हो जाता है, इससे जो है सो लाइट भी जो है सो पारदर्शी होकर नहीं निकल पाएगी। देखिए सॉरी क्या हो रखा है, लाइट भी आपको जो है इधर से जो है सो पार नहीं कर पाएंगे। इसी केंद्र को कहा जाता है कि बिग बैंग।
सॉरी ब्लैक होल्स। जो ब्लैक होल्स क्या होता है, एक ऐसा केंद्र होता है जिससे जो है सो प्रकाश भी पारदर्शी नहीं हो पाता है। और वो कब होता है, जब कोई बड़ा सा पिंड, बहुत विशाल का पिंड विस्फोट हुआ, बाहरी तत्व बाहर की तरह निकल गए, और जो अंदर का जो और ज़्यादा संकुचन हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एक गुब्बारा फुलाया और गुब्बारे फूलते ही वो और अचानक से उसको हवा निकाल दी, तो जो वो सिकुड़न हुआ ना, उसी तरह का सिकुड़न जो है सो ब्लैक होल में होता है, इसी बीच में। तो ब्लैक होल क्या है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्लैक होल इज एस्ट्रोनॉमिकल एग्जिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो खगोलीय अस्तित्व है, दैट कैन नॉट बी सीन विथ बाइनोकुलर्स, जिसे जो है सो दूरबीन की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब आते हैं द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन ब्लैक होल। ब्लैक होल पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इज सो स्ट्रॉन्ग, अत्यधिक जो है सो क्या है, मजबूत है। दैट इज डज नॉट अलाउ इवन लाइट टू एस्केप, और इससे जो है सो लाइट को जो है सो वो अंदर आने ही नहीं देते। तो अभी हमने सीखा कि ये भी हो, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा जो है सो क्या है, सही है। यानी कि स्टेटमेंट 1 और रीजन इसका जो है सो कारण, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, ए एंड आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, तो ए इज राइट आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान के किस क्षेत्र में, इन विच ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान के किस क्षेत्र में यू विल लर्न अबाउट व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, देखिए जब तारे की डेथ के बारे में हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखिए। यहाँ पे आते हैं तारे के डेथ कैसे होता है। एक तारा है, अब हाइड्रोजन हीलियम हम सीख चुके हैं, इसके केंद्र में होता है। जब एक हाइड्रोजन का विनाश होगा तो हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो हीलियम जो बचा रहता है ना, इसी हीलियम से जो है सो वो इसी से ऊर्जा प्राप्त करते रहता है, तो इसी को कहते हैं क्या, वाइट ड्वार्फ, इसी तक आता है। और जब ये हीलियम भी खत्म हो जाता है तो ये इसी क्षेत्र में हीलियम खत्म होगा, और बाकी जब है सो, और हीलियम खत्म कर लेगा यहाँ पे, और हीलियम खत्म करने के बाद ये तारा अपने बाहरी क्षेत्र का विस्फोट करेगा, अंदर के क्षेत्र केंद्र जिसे क्रोड बोलते हैं बचाएगा। वो क्रोड आगे चल के जब ये इसका शीतलन होगा, कोल्ड होगा, तो वो कहलाएगा जिसे बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ। तो ब्लैक ड्वार्फ जो है और वाइट ड्वार्फ तारे से ही संबंधित है। तो कह रहा है कि विज्ञान के किस क्षेत्र में, तो तारे की जब भी, तो बॉटनिकल क्षेत्र बिल्कुल नहीं, एंथ्रोपोलॉजी नहीं, जेनेटिक्स नहीं, तो हमारा सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर जो है इसका है एस्ट्रोनॉमी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज क्वेश्चन देखेंगे कुछ, पहले हमने टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो हमने अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वही उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वी आर सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट वी हैड एक्चुअली डन टुडे। अब आते हैं, यह किसने सर्वप्रथम कह रहा है कि हु प्रोपाउंडेड एट फर्स्ट दैट सन इज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि सोलर सिस्टम का हिस्सा जो है सो क्या है, केंद्र है, और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। तो ये जो कहा था किसने, जो सोलर सिस्टम, ये है सोलर सिस्टम, और ये सन और अर्थ। सोलर सिस्टम का हिस्सा कौन है, पृथ्वी, सन, और सन के चारों ओर चक्कर कौन करता है, पृथ्वी। तो ये कहा था सबसे पहले किसने, कोपरनिकस ने। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैड ओपिनियन दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है, ये कहा था किसने, ब्राह्मणियर। अब देखिए ब्राह्मणियर से रिलेटेड यहीं पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ब्राह्मणियर के बारे में आपको हिस्ट्री पे लेके चलते हैं। देखिए हिस्ट्री में हम क्या जानते हैं, एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में गुप्ता पीरियड का नाम गुप्ता, और आता है पोस्ट गुप्ता। गुप्तोत्तर जिसको बोलते हैं।
इसी गुप्तोत्तर काल से संबंधित कौन है? वराहमिहिर। तो पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि वराहमिहिर कौन से काल से संबंधित थे? गुप्तोत्तर काल से। अब देखिए वराहमिहिर आखिर इतने चर्चित व्यक्तित्व क्यों हैं हमारे इतिहास में? दरअसल वराहमिहिर जो है सो गणितज्ञ थे, एस्ट्रोनॉमी थे, ज्योतिष बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। एस्ट्रोनॉमी तो खगोल विज्ञान हो गया, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे। फिर उसके बाद जो है सो जिसको बोलते हैं ज्योतिष, मानव विज्ञान में भी था, मौसम विज्ञानी भी थे, विज्ञानी भूविज्ञान से भी संबंधित थे। तो एक इंसान आखिर क्या क्या कर सकता है, उनका जो है सो एग्जाम्पल है वराहमिहिर। अब आते हैं वराहमिहिर के, अगर यहाँ पे मैं आपको यहीं पे आपको एक मैं मेंस का क्वेश्चन बता देता हूँ वराहमिहिर से संबंधित। देखिए अगर वो पूछना चाहे तो वराहमिहिर के बारे में क्या पूछ सकते हैं, हालांकि बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन अगर वो गुप्ता पीरियड में अगर पूछे, गुप्ता पीरियड से अगर आप लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल किसी का होगा या फिर पेपर 1 में भी पूछ सकता है वराहमिहिर के बारे में, क्या क्वेश्चन बनाएगा? हो सकता है कि वो बना दे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, परंपरा का सेतु पुरुष क्यों है वराहमिहिर? चर्चा कीजिए। इसको क्या कहते हैं? व्हाई वराहमिहिर इज सेतु ऑफ साइंस एंड टेक, इसी पे आपको डिस्कस करवाएगा। तो यहाँ से हमने एक मेंस का भी क्वेश्चन यहाँ पे देख लिया। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए। और अगर आपको लिखना हो तो आप 150 शब्द में इसको लिख सकते हैं। जो वराहमिहिर जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की परंपरा के सेतु क्यों कहलाते हैं, चर्चा कीजिए। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे, कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं। अभी तो हमने देखा था कोपरनिकस क्या था, दूरबीन का आविष्कारक, बाइनोकुलर्स के डिस्कवरी उन्होंने की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। टू टेल दैट द प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड नॉट द अर्थ, तो यही चीज़ें थी उन्होंने जो वराहमिहिर ने कहा था कि जो है सो ये ग्रह जो है सो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी के। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वह सीमा जिसके बाहर आंतरिक तारे मृत्यु से ग्रसित होते हैं, तो ये वो कौन सी सीमा है? चंद्रशेखर सीमा। देखिए चंद्रशेखर सीमा क्या है? चंद्रशेखर सीमा जो है सो ये बताता है कि श्वेत वामन तारों में परिवर्तित होकर अपना जीवन समाप्त करते हैं। ये किसने कहा था? उन्होंने, चंद्रशेखर हमारे महान वैज्ञानिक हुए, वो कहते हैं, इन्होंने तारों का जो है अध्ययन किया। फिर उन्होंने कहा कि जो ये श्वेत तारे हैं वो क्या करते हैं? अपना जीवन समाप्त करते हैं, और फिर वो जीवन समाप्त करके ब्लैक तारे में बदलते हैं। तो चंद्रशेखर सीमा जो है सो विच बाउंड्री बियॉन्ड्स टू क्या है? विच स्टार्स, अरे यार कितनी सॉरी, देखिए कह रहा है कि द बाउंड्री बियॉन्ड विच स्टार्स सफर फ्रॉम इंटरनल डेथ इज कॉल्ड चंद्रशेखर सीमा। तो चंद्रशेखर सीमा किस चीज़ के, तारों के जो है सो आंतरिक मृत्यु को बारे में बताते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हुआ? चंद्रशेखर सीमा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए चंद्रशेखर सीमा के बारे में आप एक चीज़ और जान लीजिए कि वो कहते हैं कि सूर्य का द्रव्यमान, जो सूर्य का द्रव्यमान जिसे सोलर मास कहते हैं, अगर 1.44 गुना अधिक तो वो क्या कहलाएगा? देखिए सूर्य का द्रव्यमान सोलर के 1/4 गुना अधिक हो तो वो कहीं वही कहलाता है आपको चंद्रशेखर सीमा। यानी कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1.14 गुना से अगर कम हुआ, इस तरफ कम है और इस तरफ ज़्यादा,
तो ये कल आएगा आपको व्हाइट ड्वार्फ वाले में आ जाएगा, और ये होगा सुपरनोवा विस्फोट। और इसी सुपरनोवा विस्फोट जब हम देखेंगे तो इसी सुपरनोवा विस्फोट के अंदर में आपको क्या होगा, ब्लैक होल। अब आते हैं तारों के कॉन्सेप्ट, तारे हमने देख लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, हाँ, सुपरनोवा विस्फोट आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए, यहाँ से आपको एक नया वर्ड मिला था, सुपरनोवा विस्फोट। ये क्या है? दरअसल एक तारा है, वो तारे बड़े हो रहे हैं, जब विशाल का ये तारा बन गया, विशाल का तारा, तो यहाँ पे सारे तरफ से जो है सो आकार बढ़ रहा है, ग्रेविटेशन बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है। एक टाइम के बाद इसमें विस्फोट होगा। जब विस्फोट हुआ तो बाहरी चीज़ ये वाले बाहर निकल गए, ये बीच का क्षेत्र जो बच गया, ये बीच वाला, इसी बीच में ब्लैक होल बनेगा जो, और ये दरअसल हो किस चीज़ से रहा है, हाइड्रोजन और हीलियम, दो ही चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सुपरनोवा विस्फोट कैसे होता है। सुपरनोवा विस्फोट जो है सो आपको बहुत विशाल का पिंड, विशाल का जब तारे होंगे उस पर जब मास और ग्रेविटेशन बढ़ रहा है, घनत्व, तो एक टाइम के बाद विस्फोट होगा ही, और वही है सुपरनोवा विस्फोट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यही ब्लैक होल से संबंधित क्वेश्चन है। ह्यूज ब्लैक होल स्टार्स हैज जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस। एक विशाल कृष्ण तारा जिसका कि इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण तुरंत शून्य है। स्टार विच हैज मॉडरेट एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी ऑन द इट्स सरफेस। एक तारा जिसकी इसकी सतह पर गुरुत्व के कारण तुरंत सामान्य है। और थर्ड क्या कर रहा है, एक तारा जो अपने आप में टूट गया और जिसकी सतह पर गुरुत्व के कारण तुरंत विरत है। इनमें से कौन सा सही है? तो ये आपका होमवर्क रहा, आप इन चीज़ों पे देख के आइएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।